कार्यक्रम सखी सहेली में हमारी सभी सखियों को, सहेलियों को और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। संगीता जी कैसी हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक है जी। हमारे श्रोता भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे से हैं। वो इसलिए पता चल रहा है क्योंकि बहुत सारे संदेश आए हैं, बहुत सारे उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। वो क्यों बताएं? आज है 2 अक्टूबर का दिन, सबको मालूम है। तो ये संदेश आया कि आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले हैं जिनसे महका हिंदुस्तान। नाम एक का बापू गांधी, एक लाल बहादुर है। एक का नारा अमन, एक का जय जवान जय किसान। तो साथियों, महात्मा गांधी और की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ में आज और क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं इसके बारे में भी बताते चलें। आज 2 सप्ताह आज से शुरू हो रहे हैं। एक तो वन्य प्राणी सप्ताह और अस्पृश्यता निवारण सप्ताह। तो ये अगले 1 हफ्ते तक ये सप्ताह दोनों मनाए जाएंगे। इसके अलावा ये है कि आज बुधवार है तो हम कुछ व्यंजन की भी बात करेंगे क्योंकि कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो बहुत सारी सखियां हमारी व्रत भी करने लगेंगी। साथ में जब बात हमारी सखियों की हो रही है तो योजना के बारे में बता दें। आज हम बात करेंगे लखपति दीदी योजना। ये क्या है और कौन कौन इसमें किस तरह हमारी महिलाएं इसका फायदा उठा सकती है, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ये 3 आर क्या है और क्यों हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं और फिर उसका करते ही नहीं है कुछ, है ना? हाँ जी।
देखिए, सबसे पहले तो एक चीज ये होती है कि जब भी हम कुछ काम करते हैं या कुछ बात सोचते हैं तो सबसे पहले मन ही दर्पण बन जाता है। बिल्कुल। और इसी में बिल्कुल साफ छवि समझ में आती है और एक मन होता है अंदर से जो बताता है क्या सही है क्या गलत है जी, अगर उसके बारे में शांति से सोचा जाए तो जरूर वो उत्तर देता है। हाँ, तो फिर यही बात होती है कि प्रकृति को लेकर भी अगर हम कोई छेड़छाड़ करते हैं तो इसमें भी हमारा मन कहीं ना कहीं व्यथित होता है और कहता है कि भाई ये हम क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में दिलाने के लिए वन्य प्राणी सप्ताह जो है वो मनाया जा रहा है ताकि हमें भी अपनी जिम्मेदारी का पता चले। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ये सप्ताह प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में वन्य जीवों की भूमिका के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और लंबे समय तक वन्य जीवों को होने वाले कोई भी नुकसान पूरी पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डालता है। इसलिए इसे व्यवस्थित रूप से और दिल और आत्मा से बचाना महत्वपूर्ण है। तो वही बात है जी, ये भी बात है, बहुत जरूरी। और ये जो सप्ताह है महात्मा गांधी जी की जयंती के साथ मेल खाता है। तो जो सभी जीवित प्राणियों के लिए अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों को मजबूत करते हैं। तो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलने वाले वन्य जीवन सप्ताह के लिए ये जो तारीख का चयन किया गया ये भी एक तरह से प्रतीकात्मक हो गया ना। और भारत में वन्य जीव सप्ताह जो कि जैसे बताया 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है, इसका उद्देश्य है लोगों को वन्य जीवों के बारे में जागरूक करना, उन्हें सुरक्षित करने के लिए प्रेरित करना। हाँ, क्योंकि ये जो प्राणी हैं और ये जो प्रकृति है इसमें इसका हिस्सा हम भी हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वन्य प्राणी और हम सभी एक दूसरे के हिसाब से ही मतलब रहते हैं, सांस लेते हैं तो एक ही प्रकृति में, है ना। और जो जहाँ तक संरक्षित करने की बात है तो इस सप्ताह के दौरान विभिन्न संगठनों और समुदायों द्वारा जो वन्य जीव हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत तरह के देखिए कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं। और ये न सिर्फ बड़े पैमाने पर बल्कि छोटे पैमाने पर भी इसका होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि स्कूलों में जो बच्चे होते हैं उनमें भी ये जागरूकता आए कि किस तरह से हमें वन और वन्य प्राणियों दोनों को ही बचाना है, क्योंकि अगर वन को बचाएंगे तो ही वन्य प्राणी बच सकते हैं। बिल्कुल। और ये सप्ताह मनाने का इतिहास अगर हम इसके बारे में जाने तो 1952 में शुरू हुआ था, जब भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड ने भारत के वन्य जीवों की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वन्य जीव सप्ताह मनाने का विचार किया, लेकिन प्रारंभ में 1955 में वन्य जीव दिवस पहले मनाया गया था, जिसे बाद में 1957 में वन्य जीव सप्ताह के रूप में बदल दिया गया। तो इस तरह से ये आगे बढ़ा और वन्य जीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो व्याख्यान होते हैं, जो सेमिनार होते हैं, जो प्रदर्शनियां होती हैं और कई जगह पर चलचित्र भी दिखाए जाते हैं जिससे बच्चों को समझ में आए, लोगों को और लोगों को समझ में आए। तो इस तरह से वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए कैंपेन यानी कि अभियान वगैरह भी चलाए जाते हैं। और वन्य जीवों के बारे में सीखने, उनसे जुड़ने के लिए बच्चों और युवाओं के लिए भी जो कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर आयोजित किए जाते हैं। जी, और एक संदेश आया है संगीता जी कि ये भारत जो हमारा देश है जैविक हॉटस्पॉट है, जिसका अर्थ है कि जानवर और पौधों की कई प्रजातियों का घर है। भारत के वनस्पति और जीव जंतु अत्यधिक विविधतापूर्ण लिए हैं और दुनिया की जैव विविधता का 7% से अधिक हिस्सा बनाते हैं। इस अत्यधिक जैविक रूप से विविधतापूर्ण होने के कारण समृद्ध आवरण को संरक्षित करने के लिए उचित शिक्षा और जागरूकता की आवश्यकता है। इसीलिए वन्य जीव सप्ताह की अवधारणा बनाई गई। मेरे प्यारे देशवासियों, आप लोगों ने बायो विलेज तो जरूर सुना होगा, लेकिन त्रिपुरा के कुछ गांव बायो विलेज 2 की सीढ़ी चढ़ गए हैं। बायो विलेज 2 में इस बात पर जोर होता है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कैसे कम से कम किया जाए। इसमें विभिन्न उपायों से लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर पूरा ध्यान दिया जाता है। सोलर एनर्जी, बायोगैस, बी कीपिंग और बायो फर्टिलाइजर, इन सब पर पूरा फोकस रहता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अभियान को बायो विलेज 2 बहुत मजबूती देने वाला है। मैं देश के अलग अलग हिस्सों में
पर्यावरण संरक्षण को लेकर बढ़ रहे उत्साह को देखकर बहुत ही खुश हूं। मेरा आग्रह है कि आप भी उसे अपनाने का प्रयास कीजिए। जी हाँ बताइए, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, संदेश बताइए। जी हाँ। एक संदेश आया है कि समाज का वर्गीकरण जब हुआ तो सभी के अलग अलग कार्य थे, जिनमें अपनी दक्षता के अनुसार लोग अपने अपने कार्य को अंजाम देते थे। फिर कुछ रूढ़िवादी विचारधारा वाले सुधारकों ने ये कुछ बाध्यताएं बना दी और समाज के एक वर्ग को अस्पृश्यता में जकड़ दिया, जिससे ये समाज जो वर्ग समाज में कटा कटा रहने लगा। और इस तरह जब कहते हैं उन्होंने वहीं पे प्रश्न उठाए कि ईश्वर के बनाए हम सब अछूते कैसे हो गए। हालांकि इसके पीछे शिक्षा की कमी मुख्य कारण रही। अब जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी अस्पृश्यता गायब हो गई, लोग समझदार हो गए। फिर भी आज के दिन हम इस दिन को मनाते हैं, यानी कि अस्पृश्यता निवारण सप्ताह जो आज से ही शुरू हो रहा है, हम इसे मनाते हैं। कारण हमारा यही है मनाने जी, और वो अब देखने में भी नहीं आता। देखिए सब त्योहार हैं, सब मिलकर मनाते हैं। जी बिल्कुल। और स्कूलों में जो पढ़ाइयाँ वगैरह होती हैं वो भी सब साथ मिल करके पढ़ते हैं। और जहाँ तक जगहों पर हर जगह पे जाने आने की बात है तो वहाँ भी सब लोग बड़े आराम से, चाहे पार्क हो चाहे कोई भी किसी भी जगह पे, तो ये बड़ी एक अच्छी बात देखी जाती है। क्योंकि देखिए राष्ट्र एक समग्र रूप से ही आगे बढ़ता है, बिल्कुल, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। और नए नए जो तौर तरीके होते हैं उनको अपनाकर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ साथ देश भी आगे बढ़ता है। जी, और वर्ष 2011 में संसद द्वारा पारित किया गया था यह अधिनियम, और बहुत ही ऐसे ऐतिहासिक कदम बना जब सरकार ने समाज में प्रत्येक वर्ग के लोगों को समान अवसर प्रदान करके देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का कदम उठाया। हाँ, क्योंकि सारे लोग जब एक साथ चलेंगे तभी राष्ट्र प्रगति करेगा, आगे चलेगा। जी। चाहत में
जब एक महिला दिल से जब पुकार करती है ना, तो ईश्वर जरूर उनकी सुनता है। और बात सिर्फ महिला या सखी की नहीं है, हमारे सबकी सुनता है। लेकिन हम ये खास तौर पे इसलिए बोल रहे हैं महिलाओं की, क्योंकि बात हमको करना है लखपति दीदी योजना। तो ये योजना उन सब महिलाओं के लिए सच में एक ईश्वर का वरदान साबित होगी और हो भी रही है, जिन्हें एक आत्मनिर्भर बनना है, जिन्हें अब आय की आवश्यकता है अपने घर को चलाने के लिए, और वो जो पैसों को लेकर निर्भर नहीं रहना चाहती, खुद से अपना घर चलाना चाहती है। हाँ, बिल्कुल, हाथ में थोड़े पैसे तो होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल होने चाहिए। और वित्तीय स्वतंत्रता बहुत ज्यादा जरूरी हो चली है, और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए लखपति दीदी योजना की ये जो महत्वाकांक्षी योजना है, केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 करोड़ से अधिक देश की महिलाओं को लखपति बनाने में सहयोग देने के लिए ये एक विस्तृत कार्यक्रम शुरू किया गया है। और देखिए कि इस योजना के तहत जो दीदियां हैं उनको सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी और अर्जित करने के लिए जो भी सहयोग वगैरह आय अर्जित करने के लिए सहयोग करना है। और लखपति बनाने के लिए महिलाओं को 5 सूत्रीय सहयोग दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक दीदी को कम से कम 3 से 4 तरह की आजीविका गतिविधि, खासकर कृषि के साथ साथ गैर कृषि गतिविधि को अपनाने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। जी, और इस योजना का उद्देश्य है कि जो प्रत्येक दीदी को उद्यमी बनाना, यानी वो अपना खुद का काम कर सके। इसके अलावा महिलाओं को कई प्रकार की वित्तीय सहायता, जैसे बैंक लिंकेज और बैंक लोन में छूट उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके जरिए डिजिटल और फाइनेंशियल इंक्लूशन पर ध्यान दिया जाएगा, यानी कि वो किस तरह से डिजिटली भी वो जुड़ सके, इस पर भी वो उनका ध्यान दिया जाएगा। जब जो भी जानकारी उन्हें चाहिए तो वो तुरंत देख सके। तो जो ये योजना है, इसके आंतरिक जो दीदियों द्वारा बनाए गए जो उत्पादों को ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ना और देश विदेशों के बाजारों में पहुंचाने के लिए सहयोग दिया जाता है। यानी कि मतलब कुछ बना रही है, अगर कोई उत्पाद है उनके पास, जी, तो अब वो कैसे सबको कैसे पता चले कि भाई इतने सुंदर सी कोई चीज बनाती है। जैसे अभी दीपावली आने वाली है, तो भाई कोई अगर गिफ्ट आइटम बना रही है तो अच्छा सा बनाती है, तो कैसे पता चले कि वो बना। बिल्कुल, तो एक जगह से दूसरी जगह सामान का जाना जरूरी होता है। इसके साथ साथ जो तकनीक है और जो वित्तीय संसाधन है उनको जुटाने के लिए जो ये योजना है, ये दीदियों को 20 से अधिक जो मंत्रालय और संस्थान है उनके लिए शुरू की गई है। योजनाओं से इसे जोड़ा जाएगा। जी, और लखपति दीदी योजना, ये इसके तहत जो महिलाएं जिन्हें लाभ मिलेगा उनको आजीविका गतिविधि के लिए लखपति दीदियों को नियमित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, जिसमें कम्युनिटी रिसोर्स पर्सनल्स के साथ 20 से अधिक साझेदार गैर सरकारी संस्थाओं का भी सहयोग, मतलब सरकारी संस्थान तो सहायता कर ही रहे हैं, गैर सरकारी संस्थाएं भी इन्हें सहयोग देगी। हाँ, इनके अलावा दीदियों को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG यानी दीदियों की आय बढ़ाने पर ध्यान देने के लिए कई कार्यक्रम किए जाएंगे, जिससे इन्हें लखपति बनने में मदद मिले। जी, दीदियों के उत्पादक समूह को मजबूत बनाने के लिए PE, PG या फिर FBO रिवॉल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश फंड, बैंक लिंकेज के रूप में उन्हें वित्तीय सहायता, इसके साथ कृषि या इससे संबंधित क्षेत्रों में आजीविका बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम चलेंगे, जैसे पशुधन बढ़ाना, जनगली उपयोग में सहयोग और कई गैर कृषि आजीविका कार्यक्रम, जिसमें स्टार्टअप भी शामिल किए जाएंगे और वन स्टॉप फैसिलिटी जैसी चीजें भी शामिल की जाएंगी। और इसमें देखिए एक है कि स्वयं सहायता समूह के जरिए वित्तीय सहायता दी जाती है, यानी कि जो खुद का उनका समूह होता है उसमें, जिसमें 20,000 रुपए से 30,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड जो है वो दिया जाता है, और 2.5 यानी कि 2.5 लाख रुपए तक का सामुदायिक जो निवेश फंड है CIF, सिक्योरिटी के बिना 20 लाख रुपए तक बैंक लोन और बैंक
लोन के शीघ्र भुगतान पर ब्याज में छूट दी जाती है और 5 लाख रुपए के लोन के लिए क्रेडिट गारंटी सहायता मुहैया कराई जाती है। जी, इस योजना का उद्देश्य ये है कि देश के जैसे अभी हमने बताया 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को उद्यमी बनाना, और इस योजना के माध्यम से महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज या बिना सिक्योरिटी के मुहैया कराए जाए, जिससे महिलाएं अपना व्यापार शुरू कर सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं, वित्तीय रूप से सशक्त हो सकती हैं और साथ ही आजीविका के उन्हें नए अवसर भी इस योजना के द्वारा उन्हें मिल सके। कुछ नया जब करते हैं तो फिर सब नया नया ही लगने लगता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, है ना? ये योजना जब दिल में खुशी होती है ना तो फिर हर दिन नया ही लगता है। हाँ, जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, देखिए कि ये जो योजना है, जो जनजातीय बहुल राज्य हैं, पहाड़ी राज्य और उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ इन सब जगहों पर तो है ही है, साथ ही साथ जो दिव्यांगजन हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, इन सदस्यों को भी इससे जोड़ा गया है और इसके तहत कार्यक्रम की पूरी मॉनिटरिंग होती है और प्रत्येक दीदी की आजीविका का गतिविधि के लिए डिजिटल आजीविका रजिस्टर बनाया गया है, यानी कि इसको रिकॉर्ड करा जाता है, अच्छे से रिकॉर्ड भी किया जाता है। और एक आधिकारिक वेबसाइट है lakpatididi.gov.in, ये शुरू की गई है जहां से महिलाएं योजना की पूर्ण जानकारी और योजना के लिए आवेदन कर सकती है। उसका एक बार हम फिर से बता देते हैं, वेबसाइट lakpatididi.gov.in, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं और कुछ तो हम यहाँ पर अभी दे ही रहे हैं। हाँ, है ना? और अब एक छोटा सा अंतराल जी, और उसके बाद फिर कार्यक्रम जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद हम फिर आ चले हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली, और बात कर रहे थे हम लखपति दीदी योजना की। तो उसके बारे में बहुत सी जानकारी है संगीता जी, लेकिन एक कुछ जानकारी आप देना चाहती हैं? मेरे प्यारे देशवासियों, हम हमेशा अपनी प्रगति किसी और की तुलना में ही नापने के आदी होते हैं। हमारी पूरी शक्ति प्रतिस्पर्धा में खप जाती है। जीवन के बहुत क्षेत्र होंगे जिसमें शायद प्रतिस्पर्धा जरूरी होगी, लेकिन स्वयं के विकास के लिए तो प्रतिस्पर्धा उतनी प्रेरणा नहीं देती है जितनी कि खुद के साथ हर दिन स्पर्धा करते रहना। खुद के ही साथ स्पर्धा कीजिए। अच्छा करने की स्पर्धा, तेज गति से करने की स्पर्धा, और ज्यादा करने की स्पर्धा, और नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की स्पर्धा आप खुद से कीजिए। बीते हुए कल से आज ज्यादा अच्छा हो, इस पर मन लगाइए, और आप देखिए ये स्पर्धा की ताकत आपको इतना संतोष देगी, इतना आनंद देगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग बड़े गर्व के साथ एथलीट सर्गेई बुबका का स्मरण करते हैं। इस एथलीट ने 35 बार खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा था। आप भी उसी लिहाज से आगे बढ़े तो आप देखिए आपको प्रगति के रास्ते पर कोई नहीं रोक सकता है। देखिए कौन कौन सी दीदियां या कौन से वर्ग इसके पात्र हैं जी। हाँ? और इसमें यह है कि सबसे पहले आपको सीधी सी बात है कि आपको भारतीयता होनी चाहिए, भारतीय सिटीजनशिप आपके पास होनी चाहिए जी। साथ में हम जो इसके बारे में बात कर रहे थे कि पात्रता में हाँ ये हमने बात न्यूनतम 18 से 50 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए जी। हाँ, और दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर की जो हमने जी आप बात करें जी जी जी, तो वो भी इसमें शामिल है जी। वो भी इसमें शामिल है। और साथ में महिला के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, और आवेदिका के परिवार के सदस्य सरकारी पद पर कार्यरत नहीं होने चाहिए। यानी अगर उस परिवार में कोई सरकारी पद पर है तो वहां पे नहीं फिर ये योजना लागू हो सकेगी। और दस्तावेज, अगर दस्तावेज की बात करें कि दस्तावेज क्या क्या चाहिए? आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फिर शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज की फोटो, मोबाइल नंबर, ये सब आपको लगेंगे। हाँ। और इसके अलावा जब आप जाएंगे दफ्तर में तो वो बता ही देंगे इनमें से कौन कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी नहीं। लेकिन योजना के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए केंद्र सरकार योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है वो वहां पे जा सकते हैं, वहां से आवेदिका योजना की पूर्ण जानकारी ले सकती है। ये तो हम बता ही चुके पहले। ऑफलाइन भी आप इसको कर सकते हैं। उसके लिए आपको पंजीकरण करना अनिवार्य है, और एक जो भी आपकी जो आपके आसपास के जो विभाग हैं उनसे आपको जाके बात करनी होगी, पता लगाना होगा, और फॉर्म वहां से आपको लेना होगा जी। और समय समय पर जो बदलाव भी होते हैं वो भी ऑनलाइन जब आप देखते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएंगे। और विभाग के लिए आप कोई नजदीकी बाल विकास विभाग पे भी जा सकते हैं, और फॉर्म भरने में भी आपकी मदद कर देंगे, और जो जानकारी आपको चाहिए वहां पे संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। कट जाएगा मित्रा के बादल, छट जाएगा मित्रा के दुख से, रुकना ना मित्रा के एक पल, रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल, कट जाएगा मित्रा के दुख से, रुकना ना मित्रा के एक पल, रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम।
नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया चुट्टी। नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। ये रूठा यार मना मित्रा, ये यार को यार बना मित्रा। न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। तुतले तुतले बोल, उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल। से आंख लड़ा मित्रा, समय से हाथ मिला मित्रा। हो जा किरण किरण मित्रा, के चलता रहे चरण मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। रंग महल में तपती हुई दोपहरी, मिली गगन से साज की लाली। मिली गगन से साज की लाली, लेकर रूप सुनहरी। रात बिखर जाएगी मित्रा, के बात निखर जाएगी मित्रा। के सूरज चढ़ जाएगा मित्रा, काफिला बढ़ जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। मेरे प्यारे देशवासियों, कर्नाटका के एक दंपति सुपारी के रेशे से बनी कई यूनिक प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटका में शिवमोगा में ये दंपति हैं श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे, प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं। इसी रेशे से बनी चप्पलें भी आज खूब पसंद की जा रही है। उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी है, जो सबको पसंद आ रही है। भारत के इस पारंपरिक ज्ञान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है। हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें। इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा।
जो चीज़ें हैं जो अपने देश में होती हैं, या कुटीर उद्योग की हो या फिर लघु उद्योग से जो चीज़ें बनती हैं, इन चीज़ों का घर में इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है ना? बिल्कुल। और जो आप बात कर रही हैं ना, इसके लिए 3 आर जो अल्फाबेट है वो बड़े प्रसिद्ध हो गए। 3 है ये: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल का ज्ञान बनाएगा धरती को फिर से महान। हर वस्तु में संभावनाएं देखो, फेंकने से पहले उसे उपयोग में रखो। प्लास्टिक की जगह कपड़े का थैला, ये छोटा कदम भी है बड़ा फैला। प्रकृति का संतुलन हमें बनाए रखना, कम संसाधन में भी खुश रहना। कचरा कम हो, संसाधन बचे, धरती का भविष्य सुरक्षित रखें। आओ मिलकर जिम्मेदारी निभाएं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल को अपनाएं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से, बहुत खूबसूरती से लिखा है उन्होंने तो सारी बात एक कविता रूपी तरीके से समझा दिया। लेकिन क्या होता है कि हम लोग चीजें खरीदते चले जाते हैं और उसका एक जमावड़ा कहते हैं ना, लगाते चले जाते हैं। लेकिन खरीदने से पहले ये नहीं सोचते हैं कि भाई जब हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, कई बार तो ऐसा भी होता है कि चीजें आ गई और उसके बाद फिर समझ में आया कि उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो उन्हें क्या करना है, इस बात को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल जी। फिर भी एक हम इनका अर्थ फिर अगर जानना चाहें तो बता सकते हैं कि रिड्यूस का मतलब है कम करना, मतलब चीजों का इस्तेमाल कम होना। रीयूज का अर्थ है पुनः उपयोग का करना, यानी कि किसी वस्तु का पुनः उपयोग करें और उसे उसके मूल उद्देश्य के लिए या किसी भिन्न कार्य के लिए करें। ऐसा नहीं कि भाई एक बार, कई बार होता है ना, हम तो भाई कपड़े दोबारा नहीं रिपीट करते हैं, तो नहीं, अब हमें रिपीट करना है, यानी हमें रीयूज करना है। रिसाइकिल यानी पुनः चक्रण, इसका अर्थ है कि कचरे को ऐसे सामग्री में परिवर्तित करें जिसका उपयोग उस वस्तु को पुनः बनाने, मतलब किसी तरह की वस्तु को पुनः बनाने या कुछ और बनाने के लिए किया जा सके। हाँ बिल्कुल, कागज की लुगदी वगैरह से भी बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे कपड़े वगैरह हैं, उनको भी जब हम नहीं इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी रिसाइकिल किया जाता है, यानी कि वो एक जगह फैक्ट्री में जा करके और उसके बाद उसको रिसाइकिल करते हैं, तो उससे कई बार कागज भी बनते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे घर में ही है तो छोटी छोटी, उसका पहले देखिए क्या होता था कि कपड़े के थैले वगैरह थैले बन जाते थे और गद्दियां बनती थी। छोटे बच्चों के तो गद्दे, जो लोकल अपने भाषा में गोदड़ी बोलते हैं ना छोटे बच्चों के, वो भी बनते थे। जी, वो तो आज भी बनते हैं। हमारे जो अपने मूल निवास हम जहाँ हैं, गाँव और छोटे शहरों में आज भी बनते हैं। बहुत आरामदेह होते हैं और उसमें जो मुलायम कपड़े होते हैं, जैसे रेशमी कपड़े वगैरह, वो डाले जाते हैं जिससे कि वो मुलायम रहे। और झूला वगैरह झूला वगैरह जो बच्चों के लिए झूले वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें तो जो अच्छी मजबूत साड़ियां हैं उनका इस्तेमाल हो जाता है और वो सालों साल तक वो वाले झूले इस्तेमाल होते हैं और एक याद और एक स्मरण का प्रतीक बन जाता है कि देखो हमारे घर में झूला, वो एक परिवार से दूसरे परिवार में घूमता रहता है ना। और ये जो हम बात कर रहे हैं कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये क्रम इसी क्रम में ही क्यों है और क्यों ये इस तरह से जो कचरे और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में, ये हमारे मदद करने में बहुत प्रभावी है। यही क्रम किस तरह काम करता, अगर इस पे बारे में हम जाने तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम कितना कचरा पैदा करते हैं, इसलिए हम कितनी अनावश्यक वस्तुएं खरीद लेते हैं। अगर कुछ खरीदने की जरूरत है तो हमें उसके जीवन के अंत में उसे किसी और चीज के लिए फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी वो चीज को पकड़ा लिया, पहना और खत्म नहीं कर दे, उसको जब तक कि हम उसका इस्तेमाल किया जा सकता है करना है और उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हमें उसे अंतिम उपाय के रूप में रिसाइकिल करना चाहिए। हालांकि रिसाइकलिंग को अंतिम उपाय माना जाना चाहिए, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों में के संरक्षण के अलावा यह अनुमान लगाया गया है कि रिसाइकलिंग से हर साल 700 मिलियन टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचा जा सकता है। अब देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं दीपा जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे प्लास्टिक वगैरह है, तो इनको रिसाइकिल नहीं कर सकते। अब जब आप किचन में देखिए तो इतनी सारी प्लास्टिक की चीजें, अब कह सकते हैं कि किचन ज्यादातर प्लास्टिक की चीजों से भरा हुआ है। बिल्कुल। तो इससे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। तो इसका किस तरह से उत्सर्जन होता है और इसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है या फिर बहुत ही कम पैमाने
पैमाने पर कुछ किया जा सकता है तो उसको अवॉइड किया जाए, ना इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए थैले वगैरह की जहां तक बात है तो प्लास्टिक जब हम मांगते हैं तब लोग देते हैं, जब हम मांगेंगे ही नहीं तो लोग देंगे क्यों, है ना? तो इस बात के लिए पहले से ही तैयार होकर के उसके बाद जाना चाहिए कि क्या सामान लाना है, कितना बड़ा उसके लिए हम लोगों को झोला थैला चाहिए जी। और कम करने की बात है तो उसपे ये है, एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि कम करने का मतलब हम जो कचरा पैदा करते हैं उसकी मात्रा हम कम करें और किसी पुरानी और बेकार चीज जैसे प्लास्टिक के दूध के जग को किसी नई उपयोगी चीज में जैसे कि पिकनिक बेंच या खेल के मैदान के उपकरण के रूप में इसे हम बदल सकते हैं। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। दीपा, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि केवल वही खरीदें जिसकी आपको आवश्यकता है, कम पैकेजिंग वाले उत्पाद चुनें, थोक में खरीदें, उन वस्तुओं की तलाश करें जिन्हें आप पुनः उपयोग कर सकते हैं। ये पहले से ही, यही तो हम लोग बात कर रहे थे कि पहले से ये सोचना भी जरूरी है कि भाई इन चीजों को अगर हम ले लें तो ये किस तरह से रिसाइकिल होती हैं। जी हाँ। और फिर भी वैसे तो देखिए सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बात, क्योंकि विशेष हम ये बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो घर में हम कैसे ये प्रबंधन कर सकते हैं। तो जैसे आपने बताया वो तो सारे बातें हम शामिल कर ही सकते हैं, साथ में कि पुनर्चक्रण करना है और उसके आपके क्षेत्र में जो जहाँ पे भी ये जो रिसाइकलिंग का काम किया जाता है वहां पर आप जा करके दे दीजिए जो भी आपके घर में चीजें जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप न भी आपको समझ में आ रहा हो तो आप स्थानीय सरकार की वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं आपके एरिया में ऐसी कौन सी जगह है। फिर अपने कचरे को अलग अलग डब्बों में डालना बहुत ज्यादा जरूरी
जरूरी। हम कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन बहुत जरूरी है। फिर आपका कचरा रिसाइकिल करने से पहले यानी पुनर्चक्रण करने से पहले साफ हो जाना चाहिए, उसके बाद ही उसके आप दीजिए। और इस्तेमाल करने लायक जो चीजें हैं वो आप देख लीजिए कि अच्छी चीज है बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल नई की नई पड़ी रह जाती हैं, तो उनको बिल्कुल उस तरह जैसे कुछ चीजें कांच की बोतलों में आती हैं, अच्छे अच्छे डब्बों में आती है, तो आप उनको यूज कर सकते हैं ना, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दे सकते हैं, दे भी सकते हैं। घर में नहीं यूज हो रहा है तो दे सकते हैं। कांच की बोतल का तो देखिए आप प्लांट उसमें लगा लीजिए, पानी पीने के लिए यूज कर लीजिए। इसमें सामान कुछ ऐसा जैसे मुखवास वगैरह जो माउथ फ्रेशनर होते हैं वो भी भर के रख सकते हैं, बड़ा टाइट सा उसका ढक्कन रहता है, तो ये भी कर सकते हैं। और भंडारण भी भर सकते हैं हम उसमें, है ना। मेरे प्यारे देशवासियों, आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे। क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है। तो बातें बहुत सारी हमने ये कर ली कि घर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। और देखिए एक बात तो है, व्यंजन तो हमेशा बनना चाहिए। तो बात खास दिन हो, आम दिन हो, त्योहार हो या कोई सादे दिन क्यों ना हो, तो लेकिन क्योंकि कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, बहुत सारी हमारी सखियां उपवास पर होंगी, सखा भी होंगे, हमारे श्रोता भाई भी उपवास करते हैं, तो ऐसे में फलाहार का बड़ा महत्व हो जाता है। कई सारे लोग तो कहते हैं कि भाई हम सिर्फ पानी पे रहेंगे, कोई कुछ एक ही चीज खाकर रहता है। तो एक ये आया है रेसिपी आई है, हमारी सखी ने लिख भेजी है, शकरकंद को के खीर उन्होंने बताई है। तो उसे धोकर साफ करना है, दूध को उबालने के लिए चढ़ा दें, तो दूध जब उसमें उबाल आ जाए तो इसमें आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी या मिश्री मिला दें, इलायची का पाउडर मिला दें। अब इसमें कच्चे घिसे हुए शकरकंद डालना है, उबला हुआ नहीं, कच्चा ही डाल दीजिए कद्दूकस करके, और ये बहुत जल्दी पक जाते हैं और बहुत अच्छी गाढ़ी रबड़ी जैसी खीर तैयार हो जाती है। अगर आप चीनी मिश्री नहीं चाहते हैं तो गुड़ यानी कि जैगरी, आजकल हो गया ना, कई सारे लोग गुड़ का खाते हैं, तो वो अलग से गर्म कर ले, थोड़ा सा मतलब उसको गाढ़ा कर ले, गुड़ का सिरप जैसा बना ले, चाशनी जैसा। और जब ये खीर ठंडी हो जाए तो उसमें आप ये जो गुड़ की चाशनी वो भी डाल सकते हैं और उसको मिला ले, तो व्रत में खा सकते हैं। और सिर्फ व्रत वाले क्यों, कोई बाकी घर के परिवार के लोग खा सकते हैं। हाँ, इसमें आप किशमिश, ड्राई फ्रूट ये सब मिला करके उसको बड़ा चाहे तो उसको एकदम रसदार और सुंदर सा भी बना सकते हैं। को
ये खनक कैसी है पता है इसे क्यों? हमने यहाँ गीत में साथ साथ में अपने हाथों से ही नवरात्र का जो गरबा है वो खेल लिया। तो देखिए आज बहुत सारी बातें हुई, हमने बहुत सारी जानकारी मिली, और जो हमने ये जो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के बारे में बात की, बहुत जरूरी है कि छोटी जो बदलाव है घर से शुरू करें, और उसके लिए घर जाना जरूरी है। हाँ, तो अब सहेली कार्यक्रम का समय तो हो रहा है पूरा। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत पहले धन्यवाद करते हैं अपने श्रोताओं का, बहुत अच्छे कमेंट्स उन्होंने लिखे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम बातें करते हैं उन्हें जिंदगी में उतारना बहुत जरूरी होता है। जी बिल्कुल। तो जो ये रिसाइकिल वाली बातें हमने करी हैं तो उस पर जरूर कुछ ना कुछ किया जाएगा। और जो वन्य सप्ताह के बारे में भी बात हुई है कि हाँ, हम कैसे प्राणियों के, प्रकृति के प्रति अपना प्रेम जताने के लिए कुछ अपने ही सोच, विचार और आदत में बदलाव लाएं, और ये सब करने के लिए हमें लेना होगा इजाजत। तो दीजिए दीपा माहेश्वरी और संगीता श्रीवास्तव को इजाजत। सभी को नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सहेली।